हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर लॉजिक्स। आज हम 15th क्वेश्चन से आंसर्स डिस्कस करेंगे अल्काइल एंड अराइल हैलाइड्स चैप्टर के। 14th क्वेश्चन तक हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। पिछले लेक्चर्स का लिंक आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। 14 तक डिस्कस कर लिए हैं, 15 ऑनवर्ड्स अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो 15th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको एक रिएक्शन दी है और आपको ये बताना है ये हुई कैसे। एन-ब्यूटाइल ब्रोमाइड मतलब इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा। N मतलब चारों के चारों कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में है और ब्रोमाइड लगा है। ठीक है, इसको हमने रिएक्ट कराया KCN से। अब देखो जो KCN है वो एक आयनिक कंपाउंड है, वो हमें प्रोवाइड करेगा K प्लस एंड CN नेगेटिव। और CN नेगेटिव में जो कार्बन है इट इज अ सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये न्यूक्लियोफाइल है। अब यहाँ पे जो कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि हैलोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जिसके कारण ये बॉन्ड पोलर बन जाता है। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल की जगह हम ये कह सकते हैं हमारा कार्बन अटैक करेगा इस कार्बन पे। साइनाइड वाला कार्बन इस कार्बन पे आके अटैक करेगा और ब्रोमीन को बाहर निकाल देगा, जिससे हमें कुछ इस तरह का प्रोडक्ट मिलने वाला है CH3 CH2 CH2 CH2C ट्रिपल बॉन्ड N। तो फाइनली ये प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा विदाउट। आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 16th क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑफ ईच सेट इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 डिस्प्लेसमेंट। अब मैंने आपको पहले भी समझाया था कि ये जो SN2 है ये हिंड्रेंस कंट्रोल्ड मैकेनिज्म है। जितनी ज्यादा हिंड्रेंस उतना कम SN2। और हिंड्रेंस का ऑर्डर भी पढ़ा था हमने। मिथाइल सबसे कम हिंड्रेड होता है, फिर 1 डिग्री 2 डिग्री एंड फॉलोड बाय 3 डिग्री। तो अब इन कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसके हिसाब से हम चेक कर लेंगे। इसको रब कर देते हैं। देखो जो पहला पार्ट है उसमें है, पहला स्ट्रक्चर है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, मतलब CH3, यहीं पे ब्रोमीन लगा है और यहीं पे एक CH3 भी लगा है, और ब्यूटेन का मतलब कुछ इस तरह से। उसके बाद है हमारे पास 1 ब्रोमोपेंटेन, तो CH3 CH2 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 कितने कार्बन हो गए? 4 5, और इसके साथ ही ब्रोमीन लगा है। एक है 2 ब्रोमोपेंटेन। 2 ब्रोमोपेंटेन का मतलब CH3, यहां पे ब्रोमीन लगा है CH2 CH2 CH3, एक हाइड्रोजन लगा है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले आप इन हैलाइड्स को क्लासिफाई कर लो एज 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। ये जो हैलोजन है ये एक ऐसे कार्बन से लगा है जो डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच्ड है, 1 2 एंड 3। तो ये 3 डिग्री कार्बन है, तो ये हैलाइड भी कैसा है? 3 डिग्री हैलाइड। ये वाला जो हैलोजन है ये एक ऐसे कार्बन से लगा है जो डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो ये 1 डिग्री कार्बन है, तो हेंस 1 डिग्री हैलाइड। ये वाला जो हैलोजन है ये एक ऐसे कार्बन से लगा है जो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये 2 डिग्री हैलाइड है। और हिंड्रेंस सबसे कम होती है 1 डिग्री में, फिर बढ़ती जाती है 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो हिंड्रेंस 3 डिग्री में सबसे ज्यादा है तो उसकी SN2 सबसे कम होगी, तो ये लास्ट में जाएगा। इसकी SN2 सबसे जल्दी हो जाएगी 1 डिग्री, और इसकी SN2 बीच में रहेगी। तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इस तरह से इसकी SN2 सबसे जल्दी, फॉलोड बाय दिस, फॉलोड बाय 3 डिग्री विदाउट। ठीक है, तो इसका बी पार्ट डिस्कस करते हैं। बी पार्ट में देखो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, अगेन स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, तो 1 2 3 4, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो अगेन 4 कार्बन का कंपाउंड, 3 पे लगा है ब्रोमीन और 2 पे लगा है मिथाइल। अब इसको भी हम क्लासिफाई करते हैं पहले 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री की टर्म्स में। ये वाला कार्बन 1 डिग्री है तो 1 डिग्री हैलाइड। ठीक है, ये वाला कार्बन 3 डिग्री है तो 3 डिग्री हैलाइड। ये वाला कार्बन 2 डिग्री है तो 2 डिग्री हैलाइड। तो सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा ये, क्योंकि ये 1 डिग्री है, हिंड्रेंस मिनिमाइज्ड है, मिनिमाइज हिंड्रेंस है, तो SN2 सबसे ज्यादा है। फिर 2 डिग्री वाला रिएक्ट करेगा और सबसे लेट रिएक्ट करेगा हमारा 3 डिग्री वाला। देखो कितना आसान है। ठीक है, चलो सी वाला डिस्कस कर लेते हैं इसके बाद।
सी वाले में 1 ब्रोमो ब्यूटेन, पहले स्ट्रक्चर्स भी बना लेते हैं। 1 ब्रोमो ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन ही है, 1 2 3 4, 1 पे लगा है ब्रोमो। 1 ब्रोमो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, तो 1 2 3 2 2 डाइमिथाइल 1 ब्रोमो, ठीक है। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 2 3 4, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। लास्ट है 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 2 3 4, एक मिथाइल और एक ब्रोमो। तो फिर से इसको पहले 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्लासीफाई करते हैं। अब ये देखो, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, क्योंकि ये कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन से लगा है। सिमिलरली 1 डिग्री एंड 1 डिग्री। अब चारों के चारों 1 डिग्री आ गए। लेकिन अब ये देखो कि इस कार्बन के आसपास कोई बल्की ग्रुप्स नहीं है, जबकि यहाँ पे एक कार्बन ये लगा है ऊपर की तरफ, एक कार्बन ये नीचे की तरफ, बल्कीनेस ज्यादा है। यहाँ पे एक ही बल्की ग्रुप लगा है एक्स्ट्रा। चेन तो है ही है, चेन को अलावा, चेन के अलावा देखा करो, ठीक है। चेन तो है, वो तो सब में ही है। चेन के अलावा पास में कितने बल्की ग्रुप हैं? इसके पास नहीं है, इसके पास दो दो बल्की ग्रुप है, इसके पास एक है। यहाँ पे बल्की ग्रुप तो है लेकिन वो थोड़ा दूर चला गया है, मतलब पास में नहीं है, दूर है लेकिन दूर है। तो इसके पास तो एक भी बल्की ग्रुप नहीं है, तो सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा, तो नंबर 1 पे तो यही रिएक्ट कर जाएगा। अब इसमें बल्की ग्रुप कम से कम दूर है ना, साइट ऑफ रिएक्शन पे तो नहीं है, रिएक्शन यहाँ होनी है, यहाँ पे तो नहीं है बल्कीनेस, चाहे बाद में जो मर्जी होता जाए। तो नंबर 2 पे ये रिएक्ट कर जाएगा। अब यहाँ पे पास में ही है बल्कीनेस और एक बल्की ग्रुप है, तो नंबर 3 पे ये। अब यहाँ पे भी पास में है बल्कीनेस, ऊपर से दो दो बल्की ग्रुप लगा रखे हैं, तो ये तो सबसे लेट में रिएक्ट करेगा, नंबर 4 पे। क्लियर? कोई डाउट? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। Out of C6H5CH2Cl and C6H5CHCl C6H5, which is more easily hydrolyzed by KOH? हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कैसी होती है? SN1, याद रखना। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कैसी होती है? SN1। और SN1 क्या होता है? स्टेबिलिटी कंट्रोल्ड मैकेनिज्म। स्टेबिलिटी कंट्रोल्ड मतलब मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, मोर इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, में CC लिख देता हूं, उतना ही SN1 होता जाता है। ठीक है, मोर इज रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। तो बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पे कार्बोकटायंस जनरेट करने हैं। तो C6H5CH2Cl मतलब ये वाला कंपाउंड, तो जब मैं इससे कार्बोकटायन बनाऊंगा, क्लोरीन हटा दो, पॉजिटिव चार्ज लगा दो, तो बेंजाइल कार्बोकटायन बना जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। उसके बाद जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो है C6H5CHCl अगेन C6H5। ठीक है, तो यहां पे भी जब कार्बोकटायन बनेगा तो Cl हटा दो, पॉजिटिव चार्ज लगा दो। एक बेंजीन रिंग के आने से 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, तो 2 बेंजीन रिंग के आने से 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। तो इसमें 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, जबकि इसमें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल है तो ये SN1 से जल्दी रिएक्ट करेगा, हाइड्रोलाइसिस इसकी जल्दी होगी एज कंपेयर टू दिस। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, 18th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज अ हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी देन दोज ऑफ ऑर्थो एंड मेटा, डिस्कस। देखो ये तो सिंपल सा है, क्योंकि उसकी सिमेट्री अच्छी होती है। यहाँ पे ना क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज अ हायर मेल्टिंग पॉइंट और उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है एंड लेस सॉल्युबिलिटी। यहाँ पे क्वेश्चन में चेंज करो, सॉल्युबिलिटी उसकी कम होती है, मेल्टिंग पॉइंट उसका ज्यादा होता है। ठीक है, ऑर्थोपैरा से। तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन देखो, इसके अंदर परफेक्टली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, ज्यादा सिमेट्री है तो क्लोज पैकिंग बहुत अच्छी होगी, क्लोज पैकिंग बहुत अच्छी होगी तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। हमेशा याद रखना, मेल्टिंग पॉइंट फोर्सेस पे तो डिपेंड करता ही करता है, साथ में स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, एकदम परफेक्टली सिमेट्रिकल। अगर पैरा है तो परफेक्टली सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल ज्यादा है तो क्लोज पैकिंग ज्यादा अच्छी होती है, इंटरेक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा आ जाती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा आ जाती हैं तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। अब उसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ना वाटर के लिए इतना आसान नहीं है, ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आ गई सिमेट्री के कारण,
तो वाटर उस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को तोड़ के अपनी जगह नहीं बना पाएगा, इसीलिए सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हमेशा याद रखना पैरा वाले में सिमेट्री ज्यादा होती है और उसकी सॉल्युबिलिटी हमेशा कम हो जाती है। कोई डाउट? ठीक है, तो यही मैंने इस थ्योरी क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप यहाँ से इसका थ्योरी आंसर नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए 18 क्वेश्चन तक ही डिस्कस करते हैं, 19 ऑनवर्ड्स नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ठीक है।